हेलो गाइस। इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो कि हमारी क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर है उसको हम देखेंगे और लगभग हाफ चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे और जो नेक्स्ट हाफ है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस है जो कि हमारे आसपास हो रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो प्लांट्स हैं आसपास उनका बड़ा होना भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारा खाना पकना वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो हमारे चारों ओर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं हमारा खाना डाइजेस्ट होना भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। उसके बाद उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो जो कन्वर्जन होता है हमारे भोजन का एनर्जी में वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो हम अपने चारों ओर आसपास केमिकल रिएक्शन से घिरे हुए हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और जो नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, एंटायरली डिफरेंट होंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ से जिन सब्सटेंस से मिलके वो बन रखे हैं। मीन्स जो इनिशियल सब्सटेंसेस होंगे उनकी प्रॉपर्टी अलग होंगी और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होंगी। तो दोज प्रोसेसेस in which new substances are formed with new properties is called a chemical reaction। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उन नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, ऐसी जो प्रोसेस हैं उनको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? न्यू होती हैं। फॉर एग्जांपल जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसमें इनिशियल सब्सटेंस हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होंगे और जो नया प्रोडक्ट होगा वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ से। जबकि ऑक्सीजन एक गैस है और मैग्नीशियम सॉलिड और मेटल है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होती हैं। ये हमारा पाउडरी सब्सटेंस होता है, जबकि मैग्नीशियम हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है और ऑक्सीजन हमारी गैस होती है। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा पाउडरी सब्सटेंस होता है, जबकि जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और ऑक्सीजन हमारी गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1। हमारी एनसीईआरटी में 3 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, तो उन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी था हमारे लिए। जब हम एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें समझ आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी जो इन 3 रिएक्शंस को हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हर रिएक्शन को एक एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे हम। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो क्या होता है? ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है। जब इस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो उससे पहले, बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं? रब मैग्नीशियम रिबन को हम रब करते हैं विद सैंड पेपर की मदद से। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को रब कर लेते हैं उसके बाद हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि उसे सैंड पेपर से रब क्यों करा हमने। सैंड पेपर से रब इसलिए करा क्योंकि हमारी जो मैग्नीशियम रिबन है उसके चारों ओर ऑक्साइड की एक लेयर होती है। तो जो ये ऑक्साइड की लेयर होती है, इस लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं ताकि जो आउटर ऑक्साइड लेयर है वो रिमूव हो जाए। क्योंकि अगर जब तक वो आउटसाइड ऑक्साइड लेयर रहेगी तब तक मैग्नीशियम रिबन बर्न ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑक्साइड लेयर बर्न क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ऑक्साइड लेयर बनी ही बर्न होने के बाद है। जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रखा है उसके बाद ही उसमें ऑक्साइड लेयर बनी थी। तो जो चीज़ पहले ही बन चुकी है, जो कि पहले ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है, तो दोबारा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए जो ऑक्साइड लेयर होती है वो क्या होती है? ऑक्साइड लेयर नॉन रिएक्टिव होती है, इसलिए ये रिएक्ट ही नहीं करती है और मैग्नीशियम रिबन जल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं। नाउ बर्न द मैग्नीशियम रिबन विथ हेल्प ऑफ अ बर्नर। एक बर्नर की हेल्प से हम इसको बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स
एंड चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलने लग जाता है एंड चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला कि MgO होता है। तो जो नया हमारा सब्सटेंस बन रहा है, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद जो हमारा पाउडरी सब्सटेंस बन रहा है, पाउडरी सब्सटेंस बन रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ वाइट डेजलिंग फ्लेम। तो वाइट डेजलिंग ब्रिलियंसी है, वाइट डेजलिंग फ्लेम मतलब कि बहुत ही एक तेज़ चमक के साथ जलता है वो। ठीक है, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप अपने स्कूल में लैब में करोगे शायद, जहाँ तक है, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन एक्सपेरिमेंट है, ये तो हर जगह होता ही है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि वो बहुत एक अलग वाइट चमक के साथ चमक रहा है। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। टेक जिंक ग्रैन्यूल्स एंड पुट इट ऑन टेस्ट ट्यूब। कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स को लो और उसको हम अपना टेस्ट ट्यूब में डाल दो। नाउ पुट सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू इट। अब कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें डाल दो। ठीक है, सबसे पहले जिंक ग्रैन्यूल्स को हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। उसके बाद कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमने डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में लेना है? डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें डाल देंगे। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर डाल देंगे तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। हम देखेंगे कि उसमें आखिरकार हो क्या रहा है, रिएक्शन हो रही है तो क्या डिफरेंस आ रहा है। तो बबल्स स्टार्ट टू कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। कुछ बबल्स, कुछ बुलबुले उठने लग जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। और अगर हम टेस्ट ट्यूब को छुएंगे तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी? टेस्ट ट्यूब का ये वाला जो एरिया है, ये वाला कांच है, ये क्या हो जाएगा? ये हॉट हो जाएगा। ठीक है, ये गर्म हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने 2 ऑब्जर्वेशंस करी। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर बुलबुले उठ रहे हैं। और सेकेंडरी चीज़ हमने ये ऑब्जर्व करी कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को याद रखना कि एक तो टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाती है और दूसरा बुलबुले उठने लग जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमें ये नहीं देखना कि वो बुलबुले क्या हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वो बुलबुले क्या हैं करके, लेकिन उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जाते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क। एक कोनिकल फ्लास्क में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो। पॉर सम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट। इसके ऊपर फिर कुछ पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दो। पहले एक फ्लास्क के अंदर लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमें डालना है, उसके बाद हमें ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल देना है। उसके बाद उसको मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद उसमें जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के बाद क्या होता है उस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है। जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस फ्लास्क के अंदर एक येलो कलर्ड सब्सटेंस बन चुका है। तो जब हम उस येलो कलर्ड सब्सटेंस को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कैसे बन गया। ठीक है, अ येलो कलर्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस बनता है ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है जो कि उस सॉल्यूशन में घुलता ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को ही हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं। रिएक्शन के दौरान कभी भी कोई इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है तो उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? बन जाता है। दिस येलो सब्सटेंस इज अ कंपाउंड कॉल्ड लेड आयोडाइड। जब ये हम येलो सब्सटेंस को देखते हैं तो जो ये सब्सटेंस होता है ये क्या होता है? ये लेड आयोडाइड होता है। तो ये रिएक्शन जब हो रही होती है तो ये येलो कलर का जो हमारा सब्सटेंस बनता है ये हमारा लेड आयोडाइड होता है। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। मैंने बताया प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जब होती है उस दौरान ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है। इट्स कॉल्ड अ प्रिसिपिटेट। इसी को प्रिसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है, और इधर पे जो ये बबल्स उठ रहे हैं ये बबल्स हमारे हाइड्रोजन के बबल्स हैं। किसके हैं? हाइड्रोजन के बबल्स हैं। और अगर जब ये बबल्स सॉल्यूशन से निकलते हैं, अगर ये यहाँ से गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलेगी और हाइड्रोजन को अगर हम, जो हाइड्रोजन गैस है इधर पे निकली, अगर हम इसको एक लाइटर की मदद से या किसी भी और तरीके से बर्न कर दें तो जब हम बर्न करेंगे तो एक पॉप साउंड निकलेगी इससे। जैसे हम किसी बबल को फोड़ते हैं तो एक पॉप साउंड निकलती है, वैसे ही जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो एक पॉप साउंड निकलती है। ठीक है,
तो जब भी हमें हाइड्रोजन गैस है या नहीं इस बात को पहचानना होता है तो हम हाइड्रोजन गैस को जला देते हैं। अगर पॉप साउंड निकली इसका मतलब ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो जो ये बबल्स निकल रहे हैं ये हाइड्रोजन के बबल्स हैं इस रिएक्शन में। ये रिएक्शंस कैसे हो रही हैं उसको थोड़ी देर बाद और हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ कंक्लूजन्स में पहुंच रखे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ के उन कंक्लूज़न को देखते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो हम कैसे पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। क्योंकि नेचर में तो बहुत और प्रोसेसेस भी होती हैं ना, जैसे कोई बर्फ़ है, बर्फ़ का पिघलना ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी अलग होती हैं। जो हमने 3 ऑब्जर्वेशन करी हैं उनसे हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब कि कलर में कोई चेंज आ सकता है। जैसे लेड आयोडाइड बन रखा था जो कि येलो कलर का था, तो एक चेंज आ गया कलर में। जब लेड आयोडाइड का जो प्रिसिपिटेट था येलो कलर का प्रिसिपिटेट बना तो हमें पता चला कि कुछ कलर में चेंज आया है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चेंज इन कलर से केमिकल रिएक्शन हो ही जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो चेंज इन कलर हो सकता है, ठीक है। अगर चेंज इन कलर हुआ है तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो सकती है ये। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। जैसे हमारा इस एक्सपेरिमेंट में था तो ये क्या हो गया था, हमारा जो टेस्ट ट्यूब था वो हॉट हो गया था जब जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रखा था। तो इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, हॉट या कोल्ड हो सकता है, या टेस्ट ट्यूब हॉट होगा या फिर टेस्ट ट्यूब कोल्ड होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अपना तीसरा देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, जैसे हमारा इस रिएक्शन में हो रखा था हाइड्रोजन गैस के क्या बबल्स उठ रखे थे, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रखी थी इधर पे, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हुई गई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर गैस इवॉल्व हो गई तो केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि जब हम पानी को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, ठीक है, तो वो वेपोराइज हो जाता है, तो गैस में चेंज हो जाता है वो, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। वो कोई केमिकल चेंज है ही नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है उस दौरान। तो गैस में चेंज होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस बनना, ये कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है कि रिएक्शन हो ही जाए, ठीक है। लेकिन जब भी रिएक्शन होती है ऐसा हो सकता है कि उस मिक्सचर होने से पहले वो गैस नहीं थी, लेकिन मिक्सचर होने के बाद एक गैस इवॉल्व हो रखी है, मतलब कि रिएक्शन होने के बाद वो गैस इवॉल्व हो गई है। और हमारी चौथी चीज़ है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे हमारा लेड आयोडाइड एक प्रिसिपिटेट था, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस था जो कि रिएक्शन के दौरान बना था, जिसे प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो जो प्रिसिपिटेट है, एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट हमारा बन रखा था, ठीक है। तो हमारा ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट बन रखा था जिसे हम लेड आयोडाइड कहते हैं। इसके बाद या ये हो सकता है कि चेंज इन स्टेट, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी स्टेट में कोई डिफरेंस हो सकता है। मे बी रिएक्टेंट किसी और फिजिकल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और जो प्रोडक्ट हैं हमारे वो हमारी लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में हो सकते हैं। मीन्स जब भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी जो स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसमें चेंज आ सकता है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसकी तो हमें डीप अंडरस्टैंडिंग मिल गई, और केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानते हैं वो भी हमें पता चल गया है। जब भी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हाँ हो रही होगी। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है उसके बाद हमारी एक केमिकल इक्वेशन होगी जो कि इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। रिएक्शन तो हो गई, लेकिन उस रिएक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री फुल ऑफ रिएक्शंस, केमिस्ट्री में हम हज़ारों रिएक्शन देखेंगे। अभी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं अपने 11th-12th के कोर्स के दौरान। तो इन सारी रिएक्शंस जो क्या होती हैं, हमने ये तो देख लिया कि रिएक्शंस ये होती हैं, लेकिन रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिएक्शंस के साथ हमें कैसे प्ले करना है, ठीक है। अभी तो हम रिएक्शंस सीख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम रिएक्शंस के साथ खेलने लग जाएंगे। तो कैसे हमें उन रिएक्शंस के साथ प्ले करना है
उसके लिए हमें उसका एक रिप्रेजेंटेशन क्या करना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और एक जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया लाना होगा। तो उसी आइडिया से हम एक केमिकल इक्वेशन को लाते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इज़ वन सच आइडिया। तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो जो रिएक्शंस ऊपर हो रखी थी, मैग्नीशियम रिबन जल रखा था, वो तो ठीक हो गया। हम उसे एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हमें इसे रिप्रेजेंट जब हम कर लें किसी एक फॉर्म में, तो उसको हम एक केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको हम एक वर्ड के फॉर्म में, मीन्स एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले सेंटेंस के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेंटेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है हवा में तो ये इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, ठीक है। लेकिन ये कन्वीनियंट भी नहीं है किसी भी रिएक्शन को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का। इसे हम केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि ये कन्वीनियंट तरीका नहीं है। अगर हर जगह हम ये करने लग गए, क्योंकि इधर पे तो हमारे 1 या 2 ही रिएक्टेंट हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो हमें हर एक कंडीशन को स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस in the presence of iron and catalyst as iron and molybdenum, और हमें इस दौरान जो टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, वो 773 केल्विन चाहिए होता है, और प्रेशर हमें लगभग 200-300 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर चाहिए होता है, तब हमारी अमोनिया गैस बनती है। तो इतनी लंबी चीज़ को हमें सेंटेंस में बोलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ये क्या है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है। तो अगर ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, लेकिन इसे हम केमिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते इस सेंटेंस को। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मींस इससे भी कोई एक आसान और कंसाइज तरीका होगा जिससे कि हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। क्यों लॉन्ग है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे रिएक्टेंट और बहुत सारी रिएक्शन कंडीशंस हो सकती हैं। उन रिएक्शन कंडीशन को हमें स्पेसिफाई करेंगे एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो देयर इज अ शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट इट। तो एक शॉर्टर वे, एक छोटा तरीका बनाया गया है, एक कंसाइज तरीका बनाया गया है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तरीका है, हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बीच में प्लस लगा दिया, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो इतनी बड़ी हमारी लाइन थी उसे हमने सिर्फ एक लाइन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, एक प्लस और एक एरो वाला साइन लगा के। तो एक प्लस और एरो से हम ये समझ जाएंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जब मैग्नीशियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और एरो का मतलब ये है कि टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, एरो का मतलब है टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक हो गया। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। वर्ड इक्वेशन मतलब कि ये केमिकल इक्वेशन है और किसके फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में है। तो ये वाली जो हमारी मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन है हमारी वर्ड इक्वेशन, मींस हमने मैग्नीशियम की जगह, जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस की जगह हमने मैग्नीशियम लिख दिया खाली, और ऑक्सीजन व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन की जगह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा। तो इसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। द एंटिटीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर नोन एज रिएक्टेंट। जो एंटिटीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, मींस जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब कि ये वाली जो एंटिटीज़ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो आर नोन एज प्रोडक्ट। और जो राइट हैंड साइड है एरो के, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट होंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट होगा। मतलब रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को।
अब हमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे इधर पे, द एरो इज ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। जो हमारा एरो होता है वो हमेशा पॉइंट करता है प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो एरो ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, जो एरो होगा हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही होगा। इधर पे हमारा किसकी तरफ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट होगी। अब हमने केमिकल इक्वेशन तो समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और हमने वर्ड इक्वेशन भी देख ली। किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड इक्वेशन हमने देख ली, क्योंकि सेंटेंस से किसी भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीका है, इसलिए हम एक वर्ड इक्वेशन से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वैसे ये जो लॉ है हमारा, ये हमारा 9th क्लास में पढ़ लिया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, मास को ना क्रिएट किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो फिक्स होता है, ना ही उसे बढ़ाया जा सकता है और ना ही उसे घटाया जा सकता है, ठीक है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का जो एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम्स की संख्या होगी हर एलिमेंट की, जो एटम्स की संख्या होगी हर एलिमेंट की, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि रिएक्टेंट साइड, जो ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि एटम्स की संख्या रिएक्टेंट साइड जितनी होगी उतनी ही होनी चाहिए, किस साइड, राइट हैंड साइड, उतनी ही होनी चाहिए प्रोडक्ट साइड, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है, क्या है, ऊपर वाली रिएक्शन को और कंसाइज नहीं बनाया जा सकता। जो हमारी ये वर्ड इक्वेशन है, क्या इस वर्ड इक्वेशन को और कंसाइज नहीं बनाया जा सकता। तो जब हम इस वर्ड इक्वेशन को और कंसाइज बना लेते हैं तो हम मैग्नीशियम की जगह सिंबल्स यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम की जगह सिंबल्स Mg यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम के लिए, जो कि हमने 9th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और एलिमेंट में हर एक एलिमेंट के सिंबल के साथ याद किया था। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। तो और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेकार तरीका होता है कि उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखो कि वन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन एयर, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। उससे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उसे एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें उसे। जो बेस्ट तरीका होता है, जिसे एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, वो हमारी होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हम मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख लेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिख देंगे। यही इसीलिए तो हमने हर एक एलिमेंट को एक सिंबल दिया था, वरना हर एक एलिमेंट को एक सिंबल देने की क्या ज़रूरत थी, खुद सोचो। जो तुम हाइड्रोजन को H कहते हो, हीलियम को He कहते हो, कार्बन को C कहते हो, और नाइट्रोजन को N कहते हो, ऑक्सीजन को O कहते हो, फ्लोरीन को F कहते हो, ऐसा कहने की क्या ज़रूरत है ना। ऐसा कहने की कोई ज़रूरत है क्या, ऐसा कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा कहने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें रिएक्शंस लिखनी थी, उन रिएक्शन में हमें कुछ कंपाउंड्स लेने होते हैं, तो उन कंपाउंड्स का बार बार फुल नाम लिख के हम चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते। इसलिए हम जो कंसाइज तरीका है उसको लिखने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। इसीलिए हमने इन सिंबल्स, किस एलिमेंट का सिंबल क्या होता है उसको याद कर रखा है। द एरो इज ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है, एरो को हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट किया जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ मास में भी मैंने ये बता दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड हर एक एलिमेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड उस एलिमेंट का मास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो भी हो गया। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसको हम देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो
जो एटम है हमारा मैग्नीशियम का एटम है, लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स हैं मैग्नीशियम के, 1 एटम है, और राइट हैंड साइड भी 1 एटम है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये 2 एटम्स हमारे ऑक्सीजन के हैं, और राइट हैंड साइड सिर्फ 1 एटम है ये। तो हमने ये देखा कि जो हमारा ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिफरेंस आ रहा है एटम, तो 2 क्या है 1 के इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन को जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो सेम नहीं है, तो ऐसी जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा होता है। इसका मतलब जो ये रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है, डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर ही नहीं रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं, ये केमिकल इक्वेशन हमने जब लिखी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेशन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसलिए जो ये इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं कर रही है। एंड दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी जो केमिकल इक्वेशंस हैं इन्हें क्या कहा जाता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसको रिप्रेजेंट करने का बेकार तरीका देखा, उसके बाद एक अच्छा तरीका देखा वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और सबसे कंसाइज तरीका ये था कि हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें जिसे एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, जो हर जगह यूज होती है। ठीक है, तो जब हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया उसके बाद हमने ये देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है इसका मतलब ऐसी रिएक्शन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो जो ये रिएक्शन है हमारी स्केलेटल है, मतलब कि अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल कहा जा सकता है ऐसी इक्वेशंस को जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं वो समझ आ गया होगा, और रिएक्शन की मदद से हमने सीख लिया है कि ये होता क्या है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख रखा है, इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। क्योंकि जब हम 11th में पहुंच जाते हैं और 12th में पहुंच जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं हमारी, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये केमिस्ट्री में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी पढ़ रहे हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल। अब तुम कहोगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन की खिचड़ी का नाम है, तो वो हम 11th और 12th में ही देखेंगे। अपना हमारा 12th में एक चैप्टर आता है उसमें देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्या है, न्यूक्लियर फिनोमिनाज होते क्या हैं। ठीक है, तो तब तक हम अपना केमिकल रिएक्शन जो है उसमें फोकस करते हैं और अपना बोर्ड में फोकस करना है हमने। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन अगर अनबैलेंस्ड है तो हमें उसे बैलेंस्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था ये तो हमारा रॉन्ग था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम होने चाहिए थे नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के, लेकिन ये तो सेम है ही नहीं। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर। अगर किसी लॉ को कोई रिएक्शन फॉलो नहीं करेगी तो हम तो कहेंगे ना कि ये तो लॉ है, अगर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये गलत है। इसका मतलब जो अनबैलेंस्ड रिएक्शंस हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस मैंने दे रखी हैं, तो उन स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को देख के हमें बैलेंस करना पड़ेगा उसे। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें तुम सीख लोगे कि किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो पहले से बैलेंस्ड है या उसे बैलेंस करना पड़ रहा है। तो जो हमारी पहली रिएक्शन है उसमें मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं
और मैग्नीशियम का इधर पे 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। इसका मतलब ऑक्सीजन में डिफरेंस आ जा रहा है, ऑक्सीजन के इधर पे 2 है, इधर पे 1 है। इसका मतलब तो ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अगर ये अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस करते हैं। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीशियम 1 है। अब इसको बैलेंस करने का एक तरीका हमारा ये है कि अब हम देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है हमें कंपाउंड, जो सबसे बड़ा टाइप का कंपाउंड दिख रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, उसको हमने पकड़ लेना है। इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 1 है। इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स एक मैग्नीशियम का एक ऑक्सीजन का 2 है। तो हम इसमें या और इसमें से किसी एक को पकड़ सकते हैं। तो इस बार हम ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारी मेथड है बैलेंस करने की, रिएक्शन को जो बैलेंस करने की जो मेथड होती है उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं इधर पे ये भी लिख देता हूँ कि ये कौन सी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मीन्स ये मेथड बस तुम ट्राई करते रहो, अगर पहली बार नहीं आ रहा है तो दूसरी बार ट्राई करो। हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई। ओके, तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसा करके हो रहा है, अच्छा ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे करो, अच्छा ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे करो। ठीक है, तो हमें बार बार देखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे होगा। मतलब हिट एंड ट्राई मारना है हमने, हो जाएगा। क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग है। रिएक्शन को बैलेंस करना किसको नहीं आता, 4-5 सेकंड में सब बैलेंस कर देंगे। मैं ये 4-5 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इनको देख लो, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेना। वो सारे एग्जाम्पल्स को एक बार कर लोगे, मतलब 8-10 अगर रिएक्शन एक बार कर ली ना 3-4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर, छोटी मोटी रिएक्शन, तो इसका मतलब तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करनी आ गया। छोटा सा काम है, इसलिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाता है। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती, कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती, तो हिट एंड ट्रायल तो हमारा काम ही नहीं आता। हम तो उसमें ट्राई करते रह जाते, होता ही नहीं। क्योंकि रिएक्शन बहुत छोटी है, इसलिए हम हिट एंड ट्रायल से भी कर लेते हैं। ठीक है, 4-5 सेकंड का ये काम होता है। तो इस बार हमने इसको पकड़ा क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं। अब इधर पे 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन के हमने 2 एटम करने पड़ेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, हमें करना पड़ता है ये। तो जब हम ये करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। और हमें सिर्फ हमेशा जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसके बाहर एक कोफिशिएंट के रूप में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन को इधर पे 2 कर दें, MgO2, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये इनएक्यूरेट वे है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम ऐसे 2 नहीं कर सकते, हमें आगे मल्टीप्लाई करके ही 2 करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इधर पे 2 ऑक्सीजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो ये अगर इधर पे मैग्नीशियम 2 हो गए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। और हम लिख सकते हैं 2Mg + O2 gives us 2MgO। तो पहली रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में हमारी N2 है और H2 है, गिव्स NH3। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन इधर पे कितने हैं। नाइट्रोजन हम ले लेते हैं इधर पे, नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो हमें NH3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हमें किसी भी, क्योंकि 3-4 ही रिएक्टेंट होते हैं, हम किसी भी एक को पकड़ लेंगे जिसको हमें मन है। हम देखेंगे कि हाँ इससे हमारा काम बन रहा है तो हम इसको पकड़ लेंगे। हम इधर पे मुझे लग रहा है कि N2 से काम बन जाएगा, मैंने N2 को पकड़ा, N2 के 2 थे तो इधर पे मैंने नाइट्रोजन के आगे 2 लगा दिया। तो 2 नाइट्रोजन बनाने के चक्कर में मेरे हाइड्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए, इधर पे हो गए ना। जब हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 6 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। और 6 हाइड्रोजन करने के लिए मुझे इधर पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन के बगल में, ताकि 3 2 6 हाइड्रोजन इधर पर भी हो जाए और 6 हाइड्रोजन इधर पर भी हो जाए। तो अब ये देखो, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें इसमें बैलेंस कर दी हैं। तो बैलेंस करने के बाद इस रिएक्शन को हम लिखेंगे N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चेक कर सकते हो, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड, ऑफ मास इज
वेरिड। ठीक है, अब हम अपनी तीसरी रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इधर पे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है और क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इधर पे अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो कैल्शियम के लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स हैं, देखो और चेक करो कितने एटम्स हैं, कितने लग रहे हैं, मुझे तो 1 एटम लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो कैल्शियम का लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, और राइट हैंड साइड भी 1 एटम है। इसका मतलब कैल्शियम तो बैलेंस्ड है। कार्बन इधर पे 1 है, कार्बन इधर पे भी 1 है, ऑक्सीजन इधर पे कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सीजन 3 है ना, और ऑक्सीजन एक यहाँ पर है और 2 इधर पे हैं। तो ऑक्सीजन इधर पे भी 3 हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब हमारा कैल्शियम भी बैलेंस्ड है, कार्बन भी बैलेंस्ड है, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन तीनों की तीनों हमारे बैलेंस्ड हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, इसका मतलब ऑलरेडी बैलेंस्ड, पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, अब फोर्थ जो हमारी रिएक्शन है इसमें देखते हैं हम ये पहले से बैलेंस्ड है या नहीं। सोडियम का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। सोडियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन का 2 है, और हाइड्रोजन का 2 है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे हाइड्रोजन 3 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन 3 हो गए, जबकि हाइड्रोजन इधर पे 2 हैं और इधर पे 3 हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड ही नहीं है, जबकि सोडियम 1 है, सोडियम 1 है और हमारा हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 1 है और इधर पे भी ऑक्सीजन 1 है। मतलब सोडियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड 3 है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो आओ चलो हम ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं, और ऑक्सीजन पे फोकस करते हुए हम इस रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ रिएक्शंस तो यहाँ मैं करवा दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें कुछ रिएक्शंस की खुद भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, घर में तो कोई भी रिएक्शंस ले लो बुक से, फर्स्ट चैप्टर से NCERT खोल के, उन रिएक्शंस को तुमने खुद बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ। तो हमें ऑक्सीजन पे फोकस करना है, तो चलो आओ ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं। ऑक्सीजन नहीं, हमें हाइड्रोजन पे फोकस करना है, बैलेंस तो हाइड्रोजन नहीं है ना, तो हाइड्रोजन को हम फोकस करते हैं। तो हम इधर पे ये देख रहे हैं कि जो ये हाइड्रोजन है ये अकेला पड़ रखा है इधर पे 1 ही है, जबकि इधर पे 2 हैं और इधर पे भी 2 हैं, इधर पे 2 के मल्टीपल में। हल्का फुल्का मतलब आइडिया लगा लो, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया लगाओ। इधर पे क्या है, ये 1 है और इधर पे ये क्या है, 3 है, 3 इधर पे बन रहा है, तो इधर पे 3 2 जा 6 करना पड़ेगा, इधर पे हमें 6 हाइड्रोजन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि 6 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, मल्टीपल में करने पड़ेंगे 2 के, क्योंकि इधर पे हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, H2O के आगे कुछ भी मल्टीप्लाई करें, अगर 2 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा, अगर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। मतलब इधर पे हम इस प्लेस पे कुछ भी लिखें हमारा 2 4 6 आएगा, तो हमें इस साइड भी 2 4 और 6 में से ही कुछ बनाना पड़ेगा। समझे कि नहीं बात को, आई होप कि समझ गई होगी। वैसे ईजी है यार, क्या है ईजी तो है ना। इधर पे जो हमारा ये बनेगा 2 4 और 6 ही तो हम पा सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि H2 में 2 है, अगर हम 1 लगाएंगे तो 2 होंगे, 2 लगाएंगे आगे तो 4 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 3 लगाएंगे तो 6 हो जाएंगे। तो 2 4 और 6 आ सकता है ना, 2 4 और 6 आ सकता है। तो अब हम जो राइट हैंड साइड भी 2 4 और 6 बनाने की कोशिश करते हैं, करें कोशिश। तो अगर हम इधर पे आगे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन इधर पे, इधर से 2 हाइड्रोजन, इधर से आगे 2 हाइड्रोजन, इधर से आगे, इधर पे कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो ठीक है, हमने इधर पे 2 लगा दिया। अभी हम हिट और ट्राई करेंगे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा करने से। ये तो मैंने खाली एक कोरी बकवास कर दी, लेकिन ट्राई करके देखेंगे कि हमने जो ट्राई कर रखा था वो सही था या नहीं। ठीक है, 2 इधर पे लगा दिया, लेकिन इस चक्कर में सोडियम के 2 एटम्स हो गए, तो सोडियम के भी इधर 2 एटम्स कर देंगे। और इस चक्कर में हमारा जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए, तो ऑक्सीजन के भी इधर पे हमें 2 एटम्स करने ही पड़ेंगे। तो इधर पे भी हम ऑक्सीजन के 2 एटम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हुआ है या नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है या नहीं। हाइड्रोजन इधर पे
2 हैं और इधर पे 2 हैं, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है और इधर पे भी 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस होने के बाद हम कैसे लिख सकते हैं? तो इस रिएक्शन को अब हम लिखते हैं बैलेंस करने के बाद 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो जो ये फिफ्थ रिएक्शन है, वैसे मैं चलो इसे होमवर्क की तरह दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क की तरह दे देता हूँ, इसको खुद ट्राई करो, बहुत इजी है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें तुम इसके ऊपर फोकस कर लेना। ठीक है, इस वाले कंपाउंड के ऊपर फोकस कर लेना और आपस में बैलेंस करने की सोचना। मस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर तुमने कर लिया तो मैं समझ जाऊँगा कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी आ गई, क्योंकि वन ऑफ द ईजीएस्ट ही चीज़ है ये। इसे मतलब बैलेंस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स मैथ्स के क्वेश्चन कर लेते हो तुम। ट्रायंगल को ये प्रूफ करना, वो प्रूफ करना, ये सारी चीज़ें अगर कर लेते हो और करते हुए आए हो तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना। इसे तो बच्चों का काम कहेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, तो कोई कहता है रिएक्शन बैलेंस नहीं होती, तो तुम्हें मतलब ये होना चाहिए कि क्या कह रहा है, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही, ऐसा होता है क्या कहीं? यहाँ अर्थ में तो नहीं होता है, क्या पता मार्स या फिर दूसरे प्लेनेट में होता हो कि रिएक्शन बैलेंस करना डिफ़िकल्ट होता हो, लेकिन यहाँ पर तो रिएक्शन को बैलेंस करना इजी होता है कि नहीं? तो मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, अब हमें केमिकल रिएक्शन को थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव बनाना है। अभी तक तो हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे देख रहे थे, ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। लेकिन इस इक्वेशन को हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, हमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और इसको हम इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें लिखते हैं। अगर हमारा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई सॉलिड में है तो उसके लिए हम एस यूज करते हैं, लिक्विड है तो हम एल यूज करते हैं, और गैसियस है तो हम जी यूज करते हैं, और अगर एक्वस स्टेट है, ठीक है, तो उसे हम ए क्यू लिखते हैं। और एक्वस स्टेट क्या होती है अभी मैं बताता हूँ। तो अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस और एक्वस स्टेट कैन बी शोन बाय राइटिंग द लेटर एस एल जी ए क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक हो गया। तो एक्वस क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन वाटर इज़ नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन पानी में एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन इन वाटर, अगर जो NaCl नमक का जो सॉल्यूशन है वाटर में, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन पानी में जब बनाया जाता है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। या फिर शुगर सॉल्यूशन, चीनी को जब हम पानी में घोल देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो भी एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो रिएक्शन कंडीशंस हैं उनको हम लिखते हैं रिएक्शन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। रिएक्शन में कुछ और कंडीशन भी हमें बहुत बार देनी पड़ती हैं किसी रिएक्शन को कराने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वो रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, रिएक्शन बोलती है कि मैं नहीं होंगी, तो उस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, या फिर कैटलिस्ट देना पड़ेगा। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस हैं जो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ये चेंज करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसे अल्टर करते हैं। ठीक है, मीन्स उसे चेंज करते हैं। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को इंक्रीज ही कर देगा। ठीक है, कैटलिस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, पॉइजन्स कहते हैं। ठीक है, जो कैटलिस्ट होते हैं, नॉर्मली जो कैटलिस्ट शब्द है वो उसी के लिए यूज़ होता है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा वो। ठीक है, लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पॉइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइजन कहते हैं। तो जो पॉइजन्स होते हैं वो रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं। तो बहुत बार हम कैटलिस्ट और पॉइजन को क्या करते हैं? लिखते हैं, तो हमें वो एरो के ऊपर लिखना पड़ता है। जो ये एरो है इसके ऊपर लिखना पड़ता है हमें कैटलिस्ट को या फिर पॉइजन को। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट शब्द है वो इंक्रीज करने के लिए ही बनाया गया है। तो मोस्टली जो उसको यूज करते हैं हम तभी करते हैं जब हमें रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कह देते हैं। लेकिन कैटलिस्ट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज ही करे, डिक्रीज भी कर सकता है कोई कैटलिस्ट। ठीक है, लेकिन उन कैटलिस्ट के लिए फिर स्पेसिफिक नाम दे रखा है कि उन्हें पॉइजन कह देते हैं। इसलिए जो कैटलिस्ट है वो हमेशा, क्योंकि जो कम कर देते हैं रेट को,
उनको तो हमने पॉइजन कह दिया। तो मैक्सिमम टाइम हम कैटलिस्ट का जो ज़्यादा करते हैं उन्हीं के लिए यूज करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट का मतलब वैसे वो होता नहीं है, ठीक है। तो समझा दिया मैंने। आई रिटर्न अबव एंड बिलो द एरो, तो कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये हेबर्स प्रोसेस है, क्या है ये हेबर्स, इस रिएक्शन को हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। इस हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं अमोनिया बनाने के लिए। किसको, अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस है, बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस है, याद कर लो यार इसे, ठीक है। पॉपुलर प्रोसेस है, इसे याद करना ही पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। ये तो मतलब बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मैंने बैलेंस करके लिख लिया है। ऊपर हमने आयरन को लिखा क्योंकि आयरन इधर पे कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, तो हमने कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखना है। और 723 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए, तो मैंने इसे एरो के ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकता हूँ। और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए मुझे, 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे चाहिए, तो मैंने इसे एरो के नीचे रखा। तो रिएक्शन कंडीशंस को मैंने कैसे लिखना है, एरो के ऊपर या नीचे। और जो हमें स्टेट देनी है, कोई भी हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जब हम इन्फॉर्मेटिव बना रहे थे तो सॉलिड के लिए एल लगा रहे थे, गैस के लिए जी लगा रहे थे, पानी के लिए AQ लगा रहे थे ना। तो इधर पे हमने नाइट्रोजन के बगल में क्या लिख रखा है, गैस लिख रखा है जी, और हाइड्रोजन के बगल में भी यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, जी लिख रखा है। इसका मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, और जो अमोनिया बन रही है हमारी वो भी गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो ये रिएक्शन है, अगर हम ये रिएक्शन ले लें, इसको हमें मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, तो मैग्नीशियम हमारी सॉलिड फॉर्म में होता है तो बगल में एस लिख देंगे, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है तो जी लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, ठीक है। तो हर रिएक्शन को हम इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें इन्फॉर्मेटिव वाली मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस होता है हमें कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो सॉल्यूशन में ही हो रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रही है, ठीक है। तो हमें बहुत बार पता होता है कि मैग्नीशियम लेंगे तो सॉलिड ही तो लेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेने का तो कोई प्रैक्टिकल वो है ही नहीं, ठीक है। तो हम रिएक्शंस को कैसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे लेड आयोडाइड वाली जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूं तो इसमें लेड नाइट्रेट PbNO3 मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया इसका, ठीक है। मतलब कि इस सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट था, प्लस Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ये भी मैंने एक्वस फॉर्म में लिया। तो इससे मेरा क्या बन रहा है, ठीक है। एरो के बाद मैंने क्या लिखूँगा, PbI जो कि येलो कलर का सब्सटेंस है, प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो जो PbI है, ये येलो कलर का सब्सटेंस है, ये एक प्रिसिपिटेट है ना, तो इसके बगल में मैं सॉलिड लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ, क्योंकि ये येलो कलर का सॉलिड प्रिसिपिटेट है, ठीक है। तो PbI के बगल में क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉलिड लिख सकता हूँ, प्लस KNO3, ये दोबारा से एक सॉल्यूशन में ही होगा, ठीक है। KNO3 का सॉल्यूशन होगा, तो ये सॉल्यूशन में होगा KNO3। तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है वो भी बता दिया, हर रिएक्शन की टेम्परेचर या फिर फिजिकल कंडीशन को कैसे लिखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आधा कंप्लीट हो चुका है, हाफ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो जो आधा चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट हाफ में देखेंगे। तब तक के लिए जो सारे नोट्स हैं इन्हें प्रॉपरली पढ़ो और ख़ुद के नोट्स बनाओ इन्हें देखकर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ते रहो, बाय।